नाउ स्टूडेंट्स, यहां से देखिए चैप्टर स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, रिवीजन हम इसका करेंगे, पढ़ा आपने पहले से लिया होगा, जल्दी से देख लीजिए। यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है, कुछ एग्जांपल दिए, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। जैसे कि मिल्क को इन्होंने छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे समर्स में, है ना, तो कोई केमिकल प्रोसेस हुआ होगा और मिल्क खराब हो जाता है, आपने देखा है। ठीक, तो बच्चों यहां से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। इन्होंने बोला है कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां जहां केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है ना, उसके कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों इन्होंने दिए हुए हैं। जैसे कि देख लो, कह रहे हैं मिल्क को अगर आप तुम गर्मियों के दिनों में छोड़ दोगे समर्स में तो खराब हो जाता है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाती है, आपको पता है। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ठीक है, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट होगा, उसको अगर आप एयर में छोड़ दोगे तो भैया उसमें रस्टिंग हो जाएगी, आपको पता है, उसमें जंग लग जाता है, तो कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। ठीक, आपको पता है। उसके बाद कह रहे हैं फूड इज कुक, जब खाना आप बनाते हो, ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर। ठीक, ये सब आपने पढ़ रखा है बच्चों। फूड को आप खाना पकाते हो, ठीक है, आपकी बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है, फूड हमारे डाइजेशन सिस्टम में डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती होंगी। जब रेस्पिरेशन होता है तब भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास में पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक रिवीजन है, मैंने आपको बताया। पहले हम लोग एनसीईआरटी फटाफट जल्दी जल्दी देख लेंगे, आपको कुछ बातें मैं याद दिला दूंगा, और फिर हम लोग लास्ट 10 ईयर का रिवीजन सीरीज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, अब क्या कहता है, कह रहा है इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ओके, तो बच्चों आपको पता ही है कि कब फिजिकल चेंज होता है और कब केमिकल चेंज होता है। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए जरा, एक अच्छा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ बच्चों, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ बच्चों। ये आइस है आपका, ठीक है, जल्दी से एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये आपका आइस है। तो आइस को अगर आप हीट करोगे, मतलब उसको हीट एनर्जी दोगे अगर आप, तो भाई वो मेल्ट हो जाएगी। ये लीजिए, तो अब आपका वाटर बन गया। तो बच्चों ये फिजिकल चेंज है, आपको पता है, ठीक है। सॉलिड से क्या बन गया, वो सॉलिड से क्या बन गया बताइए, ये देखिए लिक्विड बन गया, आपको पता है ना। तो बस फिजिकल चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड बन गया है, ठीक है। लेकिन बच्चों जो मॉलिक्यूल आइस में थे, ध्यान से सुनिए, जो मॉलिक्यूल आइस में थे वही वाटर में है। यानी कि आइस में आपके वाटर के मॉलिक्यूल हैं, H2O H2O H2O, है ना। ये देखिए, ये सब यहां डॉट डॉट से मैंने मॉलिक्यूल को दिखाया, तो ये सब वही मॉलिक्यूल है जो मॉलिक्यूल यहां है। ये लीजिए, ये भी सब H2O के मॉलिक्यूल हैं, H2O H2O H2O। बस बच्चों स्टेट चेंज हुआ है, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, सॉलिड से कहां गया है, लिक्विड में। कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ है भाई, सुनो ध्यान से, कुछ भी नया नहीं बना है, कुछ भी नया नहीं बना है। जो पहले था, जो पहले था, पहले भी H2O के मॉलिक्यूल थे, अभी भी H2O के मॉलिक्यूल हैं पानी के, बस और क्या है। अब बच्चों केमिकल चेंज का तो आपको सब लोगों को, बच्चों को पता है, केमिकल चेंज में कुछ नया बन जाएगा, ठीक है भाई, केमिकल चेंज में कुछ नया बन जाएगा। ये देखो, जैसे कि मान लो मैंने कार्बन लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अब कुछ नया ही बन के तैयार हो गया, तो ये केमिकल प्रोसेस का एग्जांपल है। बस क्या दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो कह रहा है कि यू मे परहैप्स बाय वंडरिंग बी वंडरिंग सो as to what is actually meant by chemical reaction, how do we come to know about the chemical reactions has taken place, let us perform। ठीक है, ओके। तो अब देखो बच्चों, कह रहा है कि आओ जरा देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स केमिकल रिएक्शन के, और केमिकल रिएक्शन कैसे होती है उसको समझते हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल है, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं खर्च करेंगे बच्चों, आप लोग को पहले ही पता है। पहली एक्टिविटी आपकी 1.1 वाली, ठीक। तो इसमें बच्चों आपको क्या बताया गया था, उसको मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा, ठीक है। खुल जा सिम सिम भाई। हाँ, अब देखो जरा, इसमें बच्चों मोटी मोटी बात क्या थी, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, ध्यान दें स्टूडेंट्स। बच्चों यहां इन्होंने मैग्नीशियम का रिबन लिया था इस तरीके से, तो ये इन्होंने मैग्नीशियम का रिबन ले लिया। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या था बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब करते हो, याद है बच्चों। तो ये मैग्नीशियम का रिबन है, तो मैग्नीशियम का रिबन आपने लिया, उसको यहां पर बर्नर पे आपने इसको बर्न करने से पहले क्या किया, इसको सैंड पेपर से रब किया। सभी बच्चों को पता है क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों एक लेयर आ जाती है, किसकी भाई, मैग्नीशियम जब हवा में रखा रहता है एयर में, तो वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ठीक है, उसके ऊपर क्या एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ जाता है ना, पता है आपको। और मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी आ जाता है, आपकी बुक में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन दोनों लेयर आ जाते हैं यहाँ पर। मैग्नीशियम के ऑक्साइड की लेयर, MgO की लेयर, मैग्नीशियम के ऑक्साइड की लेयर, और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हम सैंड पेपर से इसको रब करते हैं, आपको पता है, ठीक है। बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को। मैग्नीशियम के ऊपर बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर आ जाती होगी, एक परत जम जाती है, उसको ऐसा सैंड पेपर से ऐसा रब कर देते हो तो वो लेयर हट जाएगी, और जैसे ही लेयर हट जाएगी तो मैग्नीशियम का सरफेस फ्री हो जाएगा। ये देखिए, मान लीजिए मैग्नीशियम, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जम गई, सैंड पेपर से घिस दोगे तो लेयर हट जाएगी, तो मैग्नीशियम ऐसा एक्सपोज टू एयर हो जाएगा, मतलब अब वो एयर के कांटेक्ट में आ गया है,
या वो फ्लेम के कांटेक्ट में आ गया है, जो इसमें मैग्नीशियम के एटम्स है वो फ्लेम के कांटेक्ट में यहां पर आ गए इस तरीके से। मतलब मैग्नीशियम के एटम अब रिएक्शन करने के लिए तैयार हैं। पहले मैग्नीशियम के एटम अंदर थे और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर था, सैंड पेपर से घिस दिया, सैंड पेपर से घिस दिया, तो आपने उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर हटा दिया और मैग्नीशियम के एटम आपके एक्सपोज टू एयर हो गए, यानी कि अब वो ऑक्सीजन को बुलाएंगे और यहां पर जो आप यहां से जो आप हीट दे रहे हो, ठीक है, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इस फ्लेम के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सब तो हम लोग ने बच्चों डिस्कस कर ही लिया, वो तो आपको पता ही है ना क्लास में, सटासट हम इसका रिवीजन करेंगे। तो मैग्नीशियम ने बच्चों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी थी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। फिर ये जो सफेद कलर का पाउडर गिरता है यहां पर, व्हाइट कलर का जो पाउडर गिरता है बच्चों, ठीक, यही पाउडर क्या आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यही व्हाइट कलर का पाउडर नीचे गिरता है, ठीक, आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ठीक है बच्चों। अगर आप बैलेंस करना चाहोगे तो बैलेंसिंग तो आप लोग को आती है। ये लीजिए, यहाँ पर 2 कर लिया, यहाँ पर 2 कर लिया, बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको बच्चों यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करता है तो उसके फ्लेम का कलर याद होना चाहिए। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होता था, याद है कैसा होता था बच्चों? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होता था, ये भी सभी बच्चों को पता है। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस करा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक, रिवीजन में ये था। यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, कुछ नया ही बन के तैयार हो गया। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ हो रही है, बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़िए। ठीक है, ये देखिए बच्चों, याद करने वाली चीज देखिए बच्चों, जल्दी से याद करने वाली चीज, और याद करके तब क्लास में आइएगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। याद करने वाली चीज ये है, ये देखिए आपको मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न होता है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, ठीक, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ। और व्हाइट पाउडर किसका बनता है, कौन होता है वो व्हाइट पाउडर? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है व्हाइट पाउडर। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस तरीके से तो हम यहां बोल सकते हैं कि किसके किसके बीच में रिएक्शन हुई है, मैग्नीशियम और एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन। ये लीजिए, मैग्नीशियम और एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, बहुत बढ़िया। बस क्या है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए बच्चों, ध्यान से चेक करिए। एक एक्टिविटी इन्होंने यहां पर दी, अच्छा एक एक्टिविटी ये वाली दे दी, इसको देख लो भैया इनका जल्दी से, है ना। ये वाली एक्टिविटी देख लो भाई इसका, ठीक बच्चों। इस एक्टिविटी में क्या करता है वो, आइए जल्दी से देख लीजिए भाई, है ना। एक्टिविटी 1.2 देख लेते हैं भैया, इनका क्या है ना, आ जाओ। ये कह रहे हैं कि टेक लेड नाइट्रेट, ठीक है ना, जल्दी से बच्चों, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से चेक करो। लेड क्या होता है, Pb2+, ये लेड होता है, लेड आयन ये होता है, ठीक। नाइट्रेट क्या होता है तुम्हारा, NO3 सिंगल माइनस नाइट्रेट होता है, तुम्हें पता है, ठीक। NO3 सिंगल माइनस क्या होता है, नाइट्रेट आयन होता है, सही है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Pb2+ और NO3 सिंगल माइनस, ठीक। क्लास 9th की तरह हम क्रॉस करा देंगे, बिल्कुल सही बच्चे बता रहे हैं, ठीक। इधर देखिए जरा, ये 2 इधर जाएगा, 1 इधर, तो क्या हो जाएगा, नहीं थोड़ा आपने गलत बताया है, ये 1 इधर आएगा, Pb के नीचे 1 और NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। NO3 के नीचे ये 2 आएगा ना, इस तरीके से, ठीक। भाई देखो, ये वाला जो 1 है ये Pb के नीचे जाएगा और ये वाला 2 NO3 को ब्रैकेट में लेके इसके नीचे जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता है तो आंसर आएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ऐसे करके लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बना लोगे, ठीक। तो ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन पानी में बनाया गया होगा, ठीक। तो PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक, PbNO3 होल ट्वाइस बच्चों फॉर्मूला बन गया। अब कह रहा है ऐड पोटेशियम आयोडाइड, तो बच्चों पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, सभी बच्चों को पता होगा। पोटेशियम आयन होता है K+ और आयोडाइड होता है I-, +1 प्लस माइनस +1 -1, तो यार कैंसिल हो जाएगा, KI आ जाएगा फॉर्मूला। लो भाई, इसका 1 इसके पास, समझ लो, इसका 1 इसके पास, इसका 1 इसके पास, इसका 1 इसके पास, और 1 1 लिखा नहीं जाता है तो पोटेशियम आयोडाइड आ गया, ये लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि दोनों को मिला दो, आओ भाई दोनों को मिला देते हैं, ठीक। तो जैसे ही आप दोनों को मिलाओगे तो यहाँ मैं मिलाने जा रहा हूँ दोनों की रिएक्शन, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक, प्लस पोटेशियम आयोडाइड, KI क्या आपका पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है लेड नाइट्रेट, ये क्या है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। जैसे बच्चों रिएक्शन कराओगे, ठीक, तो अब आपका क्या बनेगा बता दीजिए। यहां से जो आयन मिलेंगे वो कौन कौन से आयन मिलेंगे, Pb2+, ये लेड आयन है, और ये वाला कौन सा है NO3- कौन सा आपका नाइट्रेट है, और यहां से आपको कौन कौन से आयन मिलेंगे K+ और I-। बस कुछ नहीं करना है, आयन का एक्सचेंज करा दीजिए, यस वेरी गुड वेरी गुड, आयन का एक्सचेंज करा दीजिए, आयन का एक्सचेंज करा दीजिए, ठीक है। Pb2+ जाएगा I- के साथ और NO3- जाएगा K+ के साथ, करा दीजिए, यहां पे करा रहा हूं, देखो Pb2+ जाएगा किसके पास बच्चों, I- के पास,
ठीक, तो ये वाला 2 इसको मिलेगा, ये वाला 1 इसको मिलेगा, तो आंसर आएगा Pb1I2, ये लीजिए। और ये क्या बन के तैयार हो गया, लेड आयोडाइड। ठीक, तो क्या बना, Pbi2 बना। और साथ में क्या बना बच्चों बताइए, साथ में क्या बना, चेक कर लो, K प्लस NO3 माइनस, तो K प्लस और NO3 माइनस बच्चों बनाओगे तो +1 -1 होता है, तो लिखो ही मत आप, चुपचाप दोनों को कनेक्ट कर दो, ऐड कर दो, KNO3। और KNO3 का नाम क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ये लीजिए, KNO3 का नाम क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। इस तरीके से बच्चों हम लोग रिएक्शन करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड, वेरी गुड। तो यहाँ पर बच्चों आपको येलो पीपीटी मिलेगा, ये सब सभी बच्चों को पता है ना। ये पीबी है यार, पी नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, ये पीबी लिखा हुआ है, पी नहीं है, PbI2 ना, PbI2। तो यही लेड आयोडाइड, यही क्या है, नाम देख लो भैया फटाफट, लेड आयोडाइड इसका नाम है, क्योंकि ये लेड आयन और आयोडाइड आयन से मिलकर बना है। तो PbI2 लेड आयोडाइड है और इसी का येलो पीपीटी बनता है। लो, येलो पीपीटी बनता है इसी का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, क्योंकि येलो पीपीटी बन रहा है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है। अभी आगे चल के आपको पढ़ोगे और पढ़ा भी होगा आपने, तो रिवीजन क्लास चल रही है बच्चों। आयन एक्सचेंज हो रहा है ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका कैटायन इसके साथ, इसका कैटायन इसके साथ, इसका कैटायन इसके एनायन, इसका कैटायन इसके एनायन। जिसको नहीं पता है, कैटायन होता है पॉजिटिव वाला और एनायन होता है नेगेटिव वाला, कैटायन होता है पॉजिटिव वाला, एनायन होता है नेगेटिव वाला। ठीक, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ करा दिया, रिएक्शन एक्शन करा दी, बन गया है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट का जो एग्जाम्पल होता है, क्या वो प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना, ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। अब इसको बच्चों फटाफट बैलेंस कर लीजिए। अब बैलेंसिंग अभी आगे आएगा चैप्टर में हमारे, लेकिन हम तो भाई करते हुए चलेंगे जो जो हम पढ़ रहे हैं। सुनो ध्यान से, इसको कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन देखते थे। पॉलीएटॉमिक कौन है यहाँ, नाइट्रेट। जिसको नहीं पता है सुन लो ध्यान से, ये देखो नाइट्रेट, इसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम है, नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। एक से ज्यादा एटम जिस आयन में होते हैं उसको पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। एक से ज्यादा पॉलीएटॉमिक आयन है। तो सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन को बैलेंस करोगे, फिर मेटल को बैलेंस करोगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करोगे, फिर लास्ट में जाके आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। पॉलीएटॉमिक ऑर्डर ये रहता है, क्लास में पढ़ाया है, फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक को चेक करोगे बैलेंसिंग में, पॉलीएटॉमिक आयन को बैलेंस है कि नहीं है। फिर आप चेक करोगे किसको, मेटल को। फिर आप चेक करोगे नॉन मेटल को, ठीक। और फिर आप चेक करोगे ऑक्सीजन को, और लास्ट में चेक करोगे आप हाइड्रोजन को। चाहे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी चेक कर सकते हो ऐसा, बट ये ऑर्डर रखोगे तो सवाल आपका गलत नहीं होगा। पॉलीएटॉमिक आयन कौन है बताओ, नाइट्रेट। यहां कितने नाइट्रेट है, नाइट्रेट पे होल ट्वाइस लगा हुआ है। पूरा नाइट्रेट ये NO3 होता है, सुन लो भाई ध्यान से, जिसको नहीं पता, ये पूरा NO3 नाइट्रेट होता है। तो यहां होल ट्वाइस लगा है, यानी कि नाइट्रेट 2 है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ऐसे करके ब्रैकेट लगा देंगे और इस नाइट्रेट के आगे 2 लगा देंगे ऐसे, मतलब पूरे पोटेशियम नाइट्रेट के आगे 2 लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये नाइट्रेट 2 हो जाएगा और पोटेशियम भी 2 हो गया, K भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगा दोगे तो 2 पोटेशियम हो गया, और आयोडीन के नीचे 2 है तो 2 आयोडीन हो गया। लेड 1 है, लेड 1 है, बैलेंस हो गया। ठीक, यहाँ Pb होना चाहिए। ठीक, बताइए कोई डाउट है? सब कुछ बैलेंस हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बैलेंस हो गया। अब कुछ चेक ही नहीं करना, पॉलीएटॉमिक आयन बैलेंस करते ही सब कुछ बैलेंस हो गया, समझे। लेड मेटल है आपका, मेटल पहले से ही बैलेंस है, एक लेड इधर है, एक लेड इधर है। आयोडीन आपका नॉन मेटल है, बैलेंस है, 2 इधर है, 2 इधर है, खत्म कहानी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली। ये रिएक्शन बच्चों 100 बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, 100 टाइम्स एग्जाम में पूछी गई है। 100 बार का मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तैयार होना चाहिए। आज के बाद भूल मत जाइएगा, और मेरी तरह गलती मत कर देना कि पीबी की जगह पी लिख के चले आए एग्जाम में, है ना। तो ये हो गया, बहुत बढ़िया। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसको हमने डिस्कस कर लिया कि हमने क्या देखा, ये सब इन्होंने पूछा, हमने डिस्कस कर लिया। हमने येलो पीपीटी देखा, किसका, लेड आयोडाइड का। ठीक, बहुत बढ़िया बात। अब इधर आ जाओ जल्दी से। अब बच्चों देखो, इसने हमसे सवाल यहाँ पूछा, कह रहा है टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, ठीक है, हैंडल द एसिड विद केयरफुली। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स टच द कॉनिकल टेस्ट और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज। ओके, नाउ सी। अब देखिए बच्चों ध्यान से ना, यस अच्छा, किसी बच्चे को ये वाली रिएक्शन तो मैं चलो लिख दूंगा। किसी बच्चे को याद है कि जिंक को अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, किसी एसिड के साथ, मेटल को एसिड के साथ, जिंक है यहां पर मेटल, और एसिड हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड। बताइए, हाँ, हाइड्रोजन गैस, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसने कहा टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। बताइए, यहां पर टेम्परेचर में कोई चेंज होता है? किसी बच्चे को याद है? बताइए, हाँ बताइए, क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा यहां पर? बताइए जल्दी से बताइए, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा इस प्रोसेस में? बताइए,
इंक्रीज करेगा, सब लोग को पता है। फटाफट रिएक्शन लिख लो भैया, इसकी दोनों की रिएक्शन फटाफट लिखेंगे, ठीक, जल्दी से, ठीक। तो बच्चों यदि हम चाहें तो जिंक को हम ले सकते हैं किसके साथ, कहाँ गया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिया, H2SO4 के साथ लिया, आपको पता है बच्चों क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक सल्फेट कैसे बनेगा, जिंक पे होता है 2+ चार्ज और सल्फेट होता है SO4 2-, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, आंसर आ जाता है ZnSO4। तो आपके पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। सुन लीजिए एक्वस क्या होता है, जिसको नहीं पता ध्यान सुनो, एक्वस होता है पानी जब प्रेजेंट होता है तो हम उसको एक्वस बोलते हैं, तो ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। सर पानी कहां से आया, H2SO4 जो लिया था ना सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें पानी मिला रहता है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। H2SO4 जो लिया है वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड ही होता होगा, डाइल्यूटेड का मतलब है अब होने को तो कॉन्सेंट्रेटेड होता होगा, लेकिन भाई पानी कुछ मात्रा में तो होता होगा, टेंशन मत लो आप, पानी मात्रा में उसमें थोड़ी मात्रा में रहता है, ठीक है ना, ओके नाउ। तो यहां पानी रहता होगा, इसलिए ये जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बना होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ये लीजिए, ठीक है। बैलेंस वैलेंस बच्चों करना हो तो कर लीजिए, ठीक। क्या ही बैलेंस करना है, ये पहले से ही बैलेंस है, ठीक है ना। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ गैस निकल रही, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी केमिकल रिएक्शन में गैस निकल सकती है। और बच्चे बता रहे हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब आप टच करते हो, ठीक है ना, तो टेस्ट ट्यूब गर्म लगती है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, क्या दिक्कत है, ओके नाउ। हीट निकल रही है ना, हीट निकलती होगी लैब में, आप रिएक्शन करा के देखोगे तो पता चल जाएगा। अब बच्चों उसने बोला कि एक और रिएक्शन करवाई, जिंक को किसके साथ करवा रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा रहा है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहा है, ठीक है। ये भी डाइल्यूट है, ये भी डाइल्यूट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ होगा, नहीं हो जाएगा, ठीक। आपको डाइल्यूट लेना है, ठीक है ना, डाइल्यूट लेके चलिएगा, ठीक, डाइल्यूट लेके चलिएगा, डाइल्यूट के साथ होगा कराना है हमें, है ना। इसके सब रीजन मैंने क्लास में आपको बता रखे हैं, चलो फटाफट देख लो। अब बताओ क्या बनेगा बच्चों, इस बार ZnCl2 बन जाएगा, क्योंकि जिंक पे होता है 2+ चार्ज और Cl पे होता है -1, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो आंसर क्या आएगा, ZnCl2, सही है। तो यहां से आ गया ZnCl2, ये लो, और हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई, बैलेंस फटाफट कर लो। क्या कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, चेक कर लीजिए, ठीक है। अरे भाई ये क्लास में बेटा पढ़ाया हुआ है चैप्टर में मैंने, अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोगे, ठीक है, थोड़ा सा आपको इग्नोर करना है कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। क्यों, देखो कॉन्सेंट्रेटेड लोगे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, नंबर 1। दूसरा ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड लोगे, तुम्हारे हाथ वाथ पे गिर गया ना तो परेशानी हो जाएगी, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, इसलिए थोड़ा मना कर रहे हैं ना डाइल्यूट से, बस तुम्हें तो रिएक्शन करा के देखनी है ना, क्यों दिक्कत ले रहे हो, ठीक। अब देखो जरा, ये 2 है और ये 2 है, तो भैया यहाँ 2 लगा दिया। पॉलीएटॉमिक है नहीं कोई, चेक कर लो, कोई पॉलीएटॉमिक है नहीं। कौन कौन से पॉलीएटॉमिक सर, सर सल्फेट होता है पॉलीएटॉमिक, SO4 2-, ठीक। सर नाइट्रेट होता है NO3 2-, सर कार्बोनेट होता है CO3 2-, सर हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3-। ये सब पॉलीएटॉमिक आयन है, ऐसा कोई नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऊपर वाली तो ऐसे ही बैलेंस थी, ठीक। अब हम चेक करेंगे मेटल, मेटल कौन है, जिंक, एक जिंक एक जिंक। अब हम चेक करेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन, नॉन मेटल कौन है यहाँ, क्लोरीन, चेक कर लो। हाइड्रोजन, कुछ बच्चे कह रहे हैं नॉन मेटल है, अरे हाइड्रोजन कभी कभी मेटल जैसा बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है, क्लास में पढ़ाया हुआ है। हाइड्रोजन छोड़ दो, सबसे लास्ट में करना, पॉलीएटॉमिक, फिर मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर आप जाके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चेक करना, ठीक। तो नॉन मेटल में कौन है, क्लोरीन है, तो कितने क्लोरीन है, 2, तो हम 2 लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन हो गए, ये लीजिए जिंक 1 बैलेंस हो गया, खेल खत्म, ठीक, बैलेंस हो गया। और ये भी जिंक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है यहाँ, हाँ ये गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक, ये एक्वस होता है, ठीक, ये एक्वस है, क्योंकि पानी मिला होगा ना एसिड में, HCl में पानी मिला होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिंक होता है सॉलिड तुम्हारा, खत्म, लो, ठीक। S का मतलब सॉलिड, ठीक, ये हो गया। बस अब इन्होंने पूछा हमने बता दिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक, इन्होंने पूछा हमने बता दिया, ठीक। अब देखिए, अब इसने बच्चों आपसे कहा कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड दैट नन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस और नॉट, ठीक। सुनो ध्यान से, उसने बोला अगर कभी ऐसा हो रहा हो, ऐसा हो रहा हो, ऐसा हो रहा हो, ऐसा हो रहा हो, ठीक, तो आप समझ जाना केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब सुनो, सुन लो सुन लो, देखो सुन लो, पता है ऐसा हो रहा हो तो जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन, प्लीज टेल अ डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन, अभी बता देंगे तुम्हें आयनाइजेशन, परेशान ना हो, बता देंगे। एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में चलोगे बता देंगे, सबका रिवीजन होगा, परेशान ना हो, ठीक। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आयंस में ब्रेक हो गया, और क्या दिक्कत है, ये लीजिए, जैसे कि कोई आपने एसिड लिया, इसको पानी में डाला, एक्वस का मतलब पानी में डाल दिया आपने, तो आयनाइज हो जाएगा, H+ और Cl- मतलब ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक, बस, और क्या दिक्कत है, अभी धीरे धीरे पता चलेगा। और सुनिए, इधर आइए, यस नाउ स्टूडेंट्स देखिए,
बच्चों उसने ये जो बातें लिखी हुई ना, ऐसा दिखाई पड़े आपको, ऐसा 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 या ऐसा, तो ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। मैं कह रहा हूं ये सुन लो, उसने बोला ऐसा 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 हो रहा हो, तो क्या पता केमिकल रिएक्शन हो रही हो, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है पता करने में ये बातें हेल्प करती हैं, उसने लिखा है, पढ़ लो, हेल्प करती हैं उसने लिखा है। ये नहीं कह रहा है कि हमेशा अगर ऐसा 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 में से कुछ हो जाए तो केमिकल रिएक्शन होती है ठीक है। हाँ तो क्या पता कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो, क्या पता कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो, क्या पता कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो, उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, चेक कर लो, चेक कर लो, आओ चेक करा देते हैं। सुनो, अपने हाथ पे पेट्रोल रखो, पेट्रोल रखो अपने हाथ पे, पेट्रोल रखो आपके अपने हाथ पे, यहाँ पाम पे पेट्रोल रखो, पेट्रोल उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है वेपर बन के, बताइए जल्दी बताओ। पेट्रोल हाथ पे रखो, वेपर बन के उड़ जाएगा कि नहीं उड़ेगा, 2-4 ड्रॉप पेट्रोल की लीजिए, उड़ जाएगा, ठीक है। अब हाथ ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ, हाथ ठंडा लगेगा ना, हाथ आपका कूल हो जाएगा, तो बताइए कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई नहीं हुआ यार, पेट्रोल वेपर बन के उड़ गया, लिक्विड में था वेपर बन गया, गैस बन गया, ठीक, लेकिन टेम्परेचर में चेंज हो गया। तो टेम्परेचर में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि आपके हाथ से पेट्रोल ने हीट एनर्जी खींच ली और उस हीट एनर्जी से अपनी काइनेटिक एनर्जी बना ली, बढ़िया, और उड़ गया वेपर बन के। बस कहने का ये मतलब है, हाँ इवेपोरेटेड हो गया, ठीक है, कहने का ये मतलब है, कहने का ये मतलब है भैया हमेशा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो जरूरी नहीं केमिकल रिएक्शन हो रही हो, क्या पता फिजिकल चेंज हो रहा हो, चेक कर लो। तो वही कह रहा है हेल्प होगी आपको, हेल्प होगी, ये सब दिया होगा तो हेल्प होगी पहचानने में शायद केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई नया प्रोडक्ट वहां नया सब्सटेंस बना है तो केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, बस ऐसे ही आ जाओ फटाफट, ठीक है। तो कह रहा है कभी तुम्हें चेंज इन स्टेट देखने को मिले, मतलब पहले सॉलिड था अब लिक्विड बन गया, तो क्या पता कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो, मतलब रिएक्टेंट आपका क्या है सॉलिड में, या प्रोडक्ट आपके क्या पता लिक्विड में हो रहे हो, गैस में हो रहे हो, तो ये चीजें है ना, ठीक है। जैसे कि बच्चों कार्बन आपका क्या होता है सॉलिड और ऑक्सीजन आपका गैस होता है, ये कार्बन यहाँ सॉलिड में था, ठीक, और ऑक्सीजन आपका, या फिर आप ऐसे देख लो, ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन है और ये भी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में चल रहा हूँ, वैसे इस रिएक्शन में कंफ्यूजन होती है बट सुन लो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो कहता है कि हाइड्रोजन गैस को लोगे और ऑक्सीजन गैस को लोगे तो वाटर लिक्विड बनेगा, ठीक। तो ये दोनों गैस में थे और देखो फेस चेंज हो गया, फेस चेंज होने का मतलब है स्टेट चेंज हो गया, पहले गैस गैस थी अब लिक्विड बन गया, ठीक है, वाटर लिक्विड, तो केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है यार, ठीक है। स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, जैसे कि अभी आपने देखा था प्रेसिपिटेट आपका येलो कलर का बना था तो वहां कलर में भी तो चेंज आ रहा है ना, पहले ट्रांसपेरेंट था आपका सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का जो आपका सॉल्यूशन था वो ट्रांसपेरेंट होता था, सुन लो कहाँ गया, इधर आओ फटाफट, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जो प्रेसिपिटेट बना येलो कलर का बना, ठीक, ये ठीक है ओके आ जाओ भाई, कहाँ गया, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ गैस निकल जाती है, अभी आपने देखा हाइड्रोजन गैस निकल गई थी एसिड के साथ, हमने मेटल को रिएक्ट किया था जिंक को, ठीक, टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है, अभी आपने देखा, ठीक है, जिंक का HCl और H2SO4 के साथ देखा तो टेम्परेचर में चेंज हो गया था, ठीक है भैया, अब मान गए इनकी बात, अब आगे बढ़ो। कह रहा है कि एज वी ऑब्जर्व दैट द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस, वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर, ठीक ठीक ठीक। कह रहा है तुम अपनी दुनिया में आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को देखते हो, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस बहुत सारे केमिकल प्रोसेस अपने आसपास देखते हो, तो उनके करस्पॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, कुछ बातें यहां आपको डिस्कस करेगा केमिकल रिएक्शन से के रिगार्डिंग। तो आ जाओ भाई फटाफट, अब देखो इस पैराग्राफ में क्या बात करी गई ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जल्दी से शॉर्ट में फटाफट देखिए बच्चों। हेडिंग क्या है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो केमिकल इक्वेशन ये देखिए, कह रहा है कि एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, it can written in the shorter form, the simplest way to do this write in the form of word equation, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कह रहा है कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, अगर इसको आप एक स्टेटमेंट में लिखोगे तो बहुत लंबा कुछ लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट तरीका बनाया है साइंस में, ठीक है, वो शॉर्ट तरीका कहलाता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम लिखेंगे और ऑक्सीजन लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, प्लस का मतलब है जो लेफ्ट में लिखा रहता है वो रिएक्टेंट है, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्टेंट है, और जो बन गया वो प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ये आपको पता है, बहुत बेसिक बात है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके। यस, तो बस अब ये क्या लिखी हुई है, एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, वो भी कैसी इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन है, ठीक, अभी ये वर्ड इक्वेशन है, अभी ये वर्ड इक्वेशन है। अब ये केमिकल इक्वेशन तब बनेगी जब हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे, जैसे कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg लिख दिया हमने और ऑक्सीजन का लिख दिया O2, ये सब बहुत फालतू की बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं बट फिर भी
लिखा है आपकी किताब में, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। बैलेंस कर लेना, तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक। अब देखो कह रहा है कि द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गए आपके, और ये हो गया प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड देयरफॉर इज द प्रोडक्ट। कह रहा अ वर्ड रिएक्शन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम, यहां एक एरो लगाना पड़ेगा आपको और रिएक्टेंट के बीच में प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। द रिएक्टेंट आर रिटन, और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे तब भी आपको प्लस लगाना पड़ता है, जैसे कि ए ने बी के साथ रिएक्ट करके सी और डी दे दिया, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज है ओके, यही सब बातें भैया लिखिए, पढ़ लेना आराम से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं ना, कोई ऐसा खास तो था नहीं इसमें, हम लोग बेवजह टाइम दे रहे हैं। इधर आओ, कह रहा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कह रहा केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे, और जरा देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो भाई कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनो। अरे केमिकल फॉर्मूला लिख देना, और क्या, जो भी सब्सटेंस है उसका केमिकल फॉर्मूला लिख देना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ देखिए, मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला, ऑक्सीजन का, ये सब घर पे आप खुद से पढ़ लेना, ऐसा कोई खास बात है नहीं इसमें। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन गया, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ हो गई। अब देखो जरा यहाँ पर आओ, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, तो सभी लोग को बैलेंस करना आता है, बैलेंसिंग करना आता है, तो जो भी यहाँ दिया होगा हम बैलेंस कर लेते हैं। जैसे कि देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में ये वाला सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए, ठीक। इसको आइए बैलेंस कर लेते हैं। सुनो, बैलेंस करना क्यों जरूरी है, बैलेंस करना क्यों जरूरी है, कौन से लॉ को फॉलो करने के लिए बैलेंसिंग जरूरी है, बताइए किसको पता है, कौन से लॉ को फॉलो करने के लिए बैलेंसिंग करना जरूरी है, जल्दी से बताइए फटाफट, कौन से लॉ को फॉलो करने के लिए बैलेंसिंग करना जरूरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो चलो जल्दी से करते हैं। ये एक रिएक्शन लिखी हुई है आयरन की, ठीक, और ये स्टीम होता है, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से, फेजेस के बारे में सुनिए फटाफट, ठीक। या आप स्टेट्स बोल दो या आप फेजेस बोल दो, ठीक। जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होंगे कभी कभी उनका फेज भी लिखना पड़ता है हमें, कभी कभी उनका फेज भी लिखना पड़ता है। सॉलिड अगर है कोई चीज का मतलब कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो उसके लिए एस लिखते हैं, ठीक है। अगर लिक्विड है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। और अगर कोई चीज बच्चों गैस है, कोई सब्सटेंस गैस है तो उसके लिए हम जी लिखते हैं। और सुनिए, अगर एक्वस है, एक्वस का मतलब है पानी के साथ सॉल्यूशन बना लिया है उसने, पानी वहां मौजूद है, पानी में सॉल्यूशन है, वाटर में अगर सॉल्यूशन है, एक्वस लिखते हैं, AQ, ठीक। सॉल्यूशन इन वाटर, SLN का मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन वाटर। यदि वाटर में सॉल्यूशन बना है तो AQ लिखोगे, एक्वस, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों यहाँ आयरन आपका सॉलिड होता है, वाटर आपका स्टीम फॉर्म में होता है, गैशियस फॉर्म में लिया जाता है। तो ऐसे आपको बस फेज में लिख के दिखा दे रहा हूँ, और फेज लिखना जरूरी नहीं होता है, जब तक बोला ना जाए तब तक लिखना नहीं है, ठीक है ना। ओके करेक्ट। अब देखिए, एक बच्चा कह रहा है एल्युमिनियम जिंक रिएक्शन के बारे में, तो ये सब हम लोग अभी सब डिस्कस करेंगे मेटल नॉन मेटल के रिवीजन में, परेशान ना हो, बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप बस देखते जाइए। इधर देखिए क्या बन रहा है बताइए, Fe3O4 बन रहा है, ठीक, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक। अब ये कैसे बनता था आपको मैंने क्लास में याद दिलाया है, और फिर से मैं याद दिला दे रहा हूं बच्चों। आयरन के 2 स्टेट होते हैं, कौन कौन सा, Fe2+, ठीक, और एक होता है आपका Fe3+, याद है, Fe2+ को बोलते हैं फेरस, और अगर Fe3+ हो जाए तो बोलते हैं फेरिक, ठीक। और ऑक्सीजन पे होता है 2-, ऑक्सीजन पे होता है 2-, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, ये लो, ठीक। अब एक बार इसको इसके साथ जोड़ो 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 जोड़ो, कहाँ गया, Fe2+ और O2-, साथ में रिएक्शन भी बनाना सिखा रहा हूं, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा कितना, अरे भाई समझ रहे हो ना बात को, ये +2 -2 कैंसिल कर दो तो FeO आ जाएगा। सेम नंबर है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब Fe3+ को ले लो O2- के साथ, तो क्या बनेगा, इसका 2 आएगा इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, इसका 3 इसके नीचे, Fe2O3, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। सुन लो ध्यान से, क्योंकि फेरस आयन से ये बना है तो ये बना फेरस ऑक्साइड, और ये बना है फेरिक आयन के साथ ये बना है फेरिक ऑक्साइड। और फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड को अगर मिला के लिखा जाता है, यानी कि दोनों एक एडक्ट बना देते हैं, है ना, दोनों आपस में मिल जाते हैं। हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया, उतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, अभी सुनिए ध्यान से। ये Fe कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, FeO और Fe2O3 यदि आपस में एक एडक्ट बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब जुड़ जाएंगे आपस में, ऐसे समझो। तो अब आयरन कितना हो गया, 2 + 1 3, Fe3, और ऑक्सीजन 3 + 1 4, तो F4O4, तो Fe3O4 हो गया, चेक कर लीजिए। तो यही प्रोडक्ट आपका बना हुआ है, चेक कर लीजिए Fe3O4 NCERT में कैसे बना, मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करोगे,
सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन को चेक करेंगे। क्या कोई पॉलीएटॉमिक आयन है? नहीं है। पॉलीएटॉमिक जैसे कि सल्फेट, कार्बोनेट, ठीक है, ओके। हाँ यस, एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बताया, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसको। वेरी गुड वेरी गुड। तो उतना मैं डिटेल में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो रिवीजन कर रहे हैं। ध्यान सुनो, फटाफट आ जाओ, बहुत बढ़िया बताया बच्चे ने। इधर देखो जरा, फटाफट बच्चों बैलेंस करिए इसको, ठीक है, फटाफट बैलेंस करिए। नीचे लिख लेते हैं आयरन, और फिर क्या है, वाटर है स्टीम के फॉर्म में, और यहां से बन रहा है आपके पास Fe3O4, ठीक है, यस, Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए बैलेंस करिए। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन कोई नहीं है। पॉलीएटॉमिक जैसे कि सल्फेट नहीं है, SO4 आयन नहीं है, कार्बोनेट नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है, चेक कर लो, SCO3- भी नहीं है, सल्फेट नहीं है, ठीक है ना। तो अब पॉलीएटॉमिक के बाद हम किसको चेक करते हैं बताइए? पॉलीएटॉमिक के बाद हम किसको चेक करते हैं? पॉलीएटॉमिक के बाद हम चेक करते हैं मेटल को। क्या कोई मेटल है? यस सर, आयरन मेटल है, चेक कर लो। यहाँ आयरन कितने हैं? 3 हैं, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे, ठीक, ऐसे हम लगा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 4 है। मेटल के बाद नॉन मेटल चेक करोगे, नॉन मेटल में कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन में नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। सर प्लीज डिटेल में ही कर दो रिवीजन। नहीं, डिटेल में नहीं कर पाएंगे, डिटेल में करेंगे तो बहुत डिटेल में आपको क्लास कर लीजिए जाके। डिटेल में बेटा तो एक चैप्टर करेंगे तो पता नहीं कब होगा। हमें तो लास्ट 10 ईयर करना है यार, लास्ट 10 ईयर। मुझे तो मार्क्स स्कोर करवाना है अभी तो बहरहाल तुम्हारे लिए, है ना, ठीक है। तो मार्क्स स्कोर कराने के लिए मेरे को उसमें तो आने दो, लास्ट 10 ईयर में तो आने दो। लास्ट 10 ईयर में जो पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे और मैं बताने की कोशिश करूंगा। हमें अभी पेपर फोड़ना है, कहते हैं ना वो वाला पेपर। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप चैप्टर कर सकते हो जिस पे आपको कमांड नहीं है। ऐसे डिटेल करूंगा तो कभी सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा रिवीजन वाला। जल्दी आ जाइए जरा फटाफट, देखिए, यस, ओके। नाउ आ जाइए बच्चों यहाँ पर फटाफट। तो ये 3 है ना, आयरन, आयरन हो गया। अब बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है? मैंने आपको बोला ना, जो नॉन मेटल होता है उसको पहले लो, तो ऑक्सीजन की प्रेफरेंस पहले दिया करो। अरे मेटल हो गया आयरन, नॉन मेटल है नहीं कोई, है वैसे ऑक्सीजन नॉन मेटल है, वैसा नॉन मेटल नहीं है। क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब नहीं है, है ना, वैसा वाला नॉन मेटल नहीं है। नाइट्रोजन वाला नॉन मेटल नहीं है, फास्फोरस वाला नॉन मेटल नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन तो है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ 4 लगा दिया हमने, ठीक। अरे भाई ऑर्डर भूल गए हो क्या? पॉलीएटॉमिक, मेटल, नॉन मेटल, फिर लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन चेक करते हैं, ठीक। तो 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, तो 8 हाइड्रोजन के लिए आप यहाँ 4 लगा दोगे, चेक कर लो, 4 2 8, ये भी हो गया, बैलेंस हो गई, चेक कर लीजिए। 3Fe + 4S2O gives Fe3O4 + 4S2, चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं है, चेक कर लीजिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, चेक कर लीजिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों बैलेंसिंग का, कर लोगे? यस सर, आगे बढ़िए फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आ जाइए, क्योंकि हमें लास्ट 10 ईयर करना है, ओके। तो इनकी कहानी ये सब थी, छोड़ दीजिए आप। बैलेंसिंग का एक एग्जाम्पल मैंने दिया, जो जो मिलता जाएगा बैलेंस करते जाएंगे, और लास्ट 10 ईयर में तो हमें बहुत सारी बैलेंसिंग मिलेगी, वो सब हम करेंगे, ठीक। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। देखिए देखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए फटाफट। देखिए 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 ये, यस, ओके, यस बच्चों, इन्होंने हमें एनसीईआरटी में बोला है और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, उसको आपको सुनना पड़ेगा। तो सुनो जरा बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, देखिए बच्चों समझिए। पता है वो कहता है, एनसीईआरटी में कहता है कि कभी कभी हमें स्टेट्स दिखानी पड़ेंगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। यस सर। तो सर अभी अभी तो मैंने बताया स्टेट्स दिखाने के लिए कि सॉलिड के लिए हम S लिखेंगे, यस सर, ठीक, लिक्विड के लिए हम L लिखेंगे, यस सर, ठीक, और गैस के लिए हम क्या लिखेंगे? G लिखेंगे, यस सर। सर एक्वस के लिए आप क्या मतलब, अगर कहीं एक्वस सॉल्यूशन है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? AQ लिख देंगे शॉर्ट में, ठीक। एक्वस मतलब पानी के साथ सॉल्यूशन अवेलेबल है, ओके, ठीक। उसके अलावा एनसीईआरटी कहता है कि कभी कभी, ध्यान से सुनिए, एक बच्चा कह रहा है Fe3O4 इज एक्वस, नहीं भाई नहीं, और ये गलती 11th क्लास से मत करना, सुन लो मैं पहले बता दे रहा हूं। अगर आपको क्लास करनी हो ईयर के स्टार्टिंग से किसी टीचर को पकड़ लिया करिए, याद रखिए हमेशा Fe3O4 आपका सॉलिड होता है, इस पे हमने डिटेल में चर्चा करी हुई है क्लास में। अभी के लिए तो आप याद ही रखो, सब एक एक कंपाउंड मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। अभी उतना समय नहीं है बच्चों, लेकिन अभी तो हमें क्या क्या सवाल आएंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्वस नहीं होता है Fe3O4, एक्वस कैसे हो जाएगा यार? सॉलिड होता है वो, ठीक। आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो सॉलिड बनता है, रेड ब्राउन कलर का सॉलिड होता है Fe3O4, ठीक। बहरहाल आप यहां पर आइए जल्दी से, ठीक। देखिए ओके, एक्चुअल में क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं हम ज्वाइन करेंगे 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 साल भर, और
वो सोचते हैं कि हम खुद से कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको मतलब दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक को जिसको डीपली जाना है सब्जेक्ट में, तो आपको एक मेंटर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल कार्यक्रम चलता है ना, एक दिन का काम नहीं है ये। अब बहरहाल आप यहाँ पर आओ, है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट, देखो। यस, हाँ बच्चों, उसने हमसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। ये बातें तो आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस को हम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन अब बड़ी मजेदार बात करता है। और बोर्ड एग्जामिनेशन का सवाल सुनिएगा, सवाल नोट करिए बोर्ड एग्जामिनेशन का बच्चों। उसने हमसे कहा कि समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट ऑल्सो शोन ऑन द एरो अबव द एरो। ये जो एरो लिखा रहता है बच्चों, ठीक, इस एरो के ऊपर कह रहा है कभी कभी तुम्हें टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, कभी कभी तुम्हें प्रेशर लिखना पड़ेगा, कभी कभी तुम्हें कैटलिस्ट लिखना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी में जहां जहां टेम्परेचर लिखा हुआ है, सुन लो आज का होमवर्क, आज या 2-3 दिन का जो भी मान लो भाई, भाई जहां जहां टेम्परेचर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए तैयार रखना, एमसीक्यू में पूछेगा। सुना, जहां जहां टेम्परेचर पूछा है कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में, पूछने का मतलब है लिखा हुआ है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक में, और किसी बुक को मत फॉलो करिएगा। एनसीईआरटी में जहां जहां टेम्परेचर है लिखा, एक दो जगह लिखा होगा, ज्यादा नहीं, वो आपको याद करना होगा। अभी हम लोग चलेंगे आगे तो चैप्टर में देखेंगे, याद करना है। यस सर। आज का क्वेश्चन क्या बनता है? आज का क्वेश्चन ये बनता है सर, ये वाला प्रेशर याद कर लीजिए सर, फिल इन द ब्लैंक्स का। आ जाओ भाई, बन गया बोर्ड एग्जामिनेशन का एक सवाल। बच्चों वो आपको रिएक्शन लिख के दे देगा और एरो पे ऐसे लगा देगा। रिएक्शन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है और मीथेनॉल बनता है। क्यों भाई, क्या आप लोग को मीथेनॉल का फॉर्मूला याद है? कार्बन कंपाउंड पढ़ चुके हैं? जिन लोग को नहीं याद है भाई याद कर लो, अभी के लिए क्या करोगे, CH3OH होता है, ठीक। इस रिएक्शन को आराम से बैलेंस कर लोगे, बताओ। हाँ और कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूज मत होना। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO। सुन लो कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सुन लीजिए, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों आपको एक सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयार हो चुका है, वो ऑप्शन में देगा इस रिएक्शन और यहां बोलेगा प्रेशर कितना है, और ऑप्शन में सेम रिएक्शन देगा, परेशान मत हो। कोई फालतू रिएक्शन बाहर से नहीं आएगी किताब के अलावा, किताब से ही टेम्परेचर प्रेशर पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा, ठीक। तो बच्चों आपको ऑप्शन दिया रहेगा जब इसमें, तो आपको 340 ATM पे टिक लगाना है, ऐसे करके MCQ आपका बन जाएगा यहां से, ठीक। तो एक MCQ आपका तैयार हो गया। इसके अलावा बच्चों कभी कभी आपको एरो के ऊपर टेम्परेचर जहां जहां होगा वो आपको याद करना है, धीरे धीरे रिवीजन होगा, हम लोग करेंगे। उसके अलावा बच्चों नेसेसरी कंडीशंस लिखी जाती हैं, जैसे कि बच्चों ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा है, ये हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है, एक बार फिर से भी बता दूंगा, परेशान ना होना, ठीक। अब इसको डिस्कस कर लेंगे, परेशान ना हो, ठीक। ये देखो, ये देखो, ठीक। तो बच्चों यहाँ नेसेसरी कंडीशन क्या है? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दे सकता है कि फोटोसिंथेसिस में, यहाँ फिल इन द ब्लैंक, सनलाइट के साथ क्या लगाते हैं? क्लोरोफिल। सनलाइट के साथ क्या लगाते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है ना। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से मीथेनॉल का फॉर्मूला कैसे? अरे हाँ 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 भैया सुनो, जो नेचर में होता है वही हम करेंगे। मैं कहता हूँ ये मैं कोई डिटेल क्लास नहीं दे रहा हूँ, वरना तो मैं इस पर चर्चा करता आधे घंटे की अभी। अरे ऑर्गेनिक सुनो, केमिकल रिएक्शन जो होती है सो होती है 340 ATM पे। ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि मीथेनॉल का मॉलिक्यूल बनने लगता है। क्या कर लोगे आप बताओ, ठीक। 11th क्लास में इसकी मैकेनिज्म करेंगे, परेशान ना हो, टेंशन मत लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी आओ वापस यहाँ पे, अभी याद करना है, अभी याद करना है, ठीक है ना। और वो बच्चे सवाल नहीं पूछेंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से मेरे से पढ़ा है, वो सवाल नहीं पूछेंगे, उनको पता है अंदर गेम क्या चल रहा है, खासकर वो बच्चे जो 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, तो बहुत अंतर पड़ जाता है। अभी आप इग्नोर करो, अभी आप याद करो, जो जरूरत होगी मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक। ओके नाउ अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से भाई। हाँ यस, ये बात हो गई सर, इसको बैलेंस करिए सर, फटाफट इसको बैलेंस करिए सर, ठीक, बैलेंस करिए सर। नीचे वाले को ऊपर तो कर लोगे बच्चों, ऊपर तो आसान है बैलेंसिंग, है ना। नीचे वाले को बच्चों फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बैलेंस करो, ठीक। हाँ तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, यहाँ कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, आपको पता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत बार याद कराया है, ठीक, ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत बार कराया है, ठीक। क्या होता है बच्चों बताइए? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सुनिए, बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन गया, बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन गया, वो बोलेगा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज।
याद है यार तुम्हें? टिक लगा लोगे? बताओ। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछ लेगा यार, ठीक है, C6H12O6 होता है, सब लोग को पता है, ठीक। ये रिएक्शन दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स में आपको, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको रिएक्शन दे देगा ये। तो भाई बैलेंस में करना सिखा रहा हूं, क्या बनेगा? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, वाटर बनता है, बना लो भैया। C6H12O6 ग्लूकोज बना, और वाटर बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, ये लो, ठीक। ओके, अब आइए बैलेंस करते हैं, और इसको बैलेंस करना मैंने आपको क्लास में स्पेशली वाली बच्चों आपको मैंने सिखाई हुई है रिएक्शन, ठीक है। इसमें कोई पॉलीएटॉमिक है नहीं, चेक कर लो, कोई सल्फेट कार्बोनेट, ठीक, ठीक है, कोई सल्फेट कार्बोनेट ये सब है नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सब है नहीं। अब हम मेटल पे जाएंगे, मेटल भी कोई नहीं, चेक कर लो, कार्बन नॉन मेटल है यार, तो कार्बन को ही पहले पहले बैलेंस कर लो ना, कार्बन को ही पहले बैलेंस कर लो यार। कार्बन कितने? 6 है, तो हम यहाँ लगाएंगे कितने? 6, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक, हम यहाँ लगा देंगे 6, ठीक, तो कार्बन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को पकड़ लो भाई, क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन को पकड़ लो, ठीक, तो 6 2 12 और 12। अच्छा एक चीज और, अब ऑक्सीजन को ही इसमें पहले पकड़ लो, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 6 2 12 प्लस 1 13, 13 ऑड ऑक्सीजन है, ऑड को इवन बना लो, क्लास में पढ़ाया है आपको, ऑड को इवन बना लो, ऑड को इवन बना लो, चेक कर लो ना, 6 2 12 प्लस 1 13, 13 ऑक्सीजन है, तो ऑड को इवन बनाने की कोशिश करो। चलो देखते हैं कैसे कोशिश करते हैं। अच्छा उधर भी ऑड है, वाह भाई, उधर भी ऑड है, बहुत बढ़िया, उधर भी ऑड है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो एक काम करते हैं ना, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बताइए, 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2, 12 प्लस 2 कितना हो गया आपका? 14 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14 हो गया। तो किस तरीके से इसको करेंगे, चेक कर लो। और कुछ बात बन रही है कहीं से? देखो मैं 6 यहाँ लगा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 6 लगाऊंगा तो 6 2 12, तो यहाँ 12 प्लस 1 13 हो गया, तब भी समस्या का विषय है। और जैसे ही तुम यहाँ 6 लगाओगे तो 6 ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएंगे, और 6 2 12 ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 12 ऑक्सीजन प्लस 6 18 हो जाएंगे। तो वहां पर कितने हो जाएंगे, चेक कर लीजिए, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, वहां समस्या आपकी करेगा, ठीक। तो ये रिएक्शन स्पेशली मैंने आपको क्लास में पढ़ाई हुई है, अभी फिर से हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको बैलेंस करेंगे। कार्बन कर लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, ऐसी रिएक्शंस के लिए हम थोड़ा सा ध्यान करके जाएंगे, ठीक। देख लीजिए, इसको आप अगर मान लो इवन बनाओगे, भाई 6 प्लस 2 8 1 9 है, अगर 2 लगाओगे तब भी तुम्हारी बात नहीं बनेगी, कैसे? 6 ऑक्सीजन यहां से, 2 यहां से, 2 1 जा 2 यहां से, कितना हो गया? 10 हो गया। क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी, चेक कर लो, 6 दूनी 12 और 1 13। फिर अगर तुम यहां 2 बनाओगे तब भी बात नहीं बनेगी, देखो 6 2 जा 12 और प्लस ऑक्सीजन 2, अभी मैं ऑक्सीजन पे फोकस कर रहा हूं, है ना, ये 14 हो गई, नहीं बात बन रही है, उधर 10 इधर 14 हो गया। तो इसका मतलब और बड़ा नंबर लगाओ, ठीक, और बड़ा नंबर लगाओ, 2 से बड़ा नंबर लगाओ, ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करके चेक करना पड़ेगा इसको। वैसे रटने को तो आप डायरेक्ट रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लगाया, ठीक, 2 लगाया, बात नहीं बन रही है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 के अलावा कोई नंबर लगा लो यार। 3 लगाओगे नहीं, 3 लगाओगे नहीं, क्यों सर? 3 होने से ये ऑड आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर से हमें इवन चाहिए, ठीक। 4 लगाओगे, क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी। देखो 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, कितना हो गया? 6 2 8 4, कितना हो गया? 12, और इधर 6 दूनी 12 1 13, पहले सही है। 4 नंबर से भी फायदा नहीं होगा, 4 नंबर से भी फायदा नहीं होगा, 5 नंबर लगाओ, ठीक। 5 लगा नहीं सकते हो क्योंकि ऑड है, 5 लगा नहीं सकते हो क्योंकि ऑड है, 6 नंबर लगाओ, और जैसे ही 6 नंबर लगाओगे तो शायद बात बन जाए, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद बात बन जाए, है ना। देखते हैं, 6 ऑक्सीजन यहां से और 6 ऑक्सीजन यहां से और 2 हो गई यहां से, ठीक। टोटल कितनी होगी? 6 6 12 2 14, ठीक। और यहां पर आ जाओ फटाफट, 6 दूनी 12 है ना, और उधर है 14। तो भाई एक काम करो ना, और हाइड्रोजन इधर कितने हो रहे हैं? 12 और 6 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 12 12 24 हो रहे हैं, हाँ हाइड्रोजन 24 हो रहे हैं। तो उसको करने के लिए हमने यहाँ 12 लगा दिया, मान लीजिए, ठीक। तो 12 दूना 24 हो गए, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 दूनी 12 और प्लस 12 का 12 24 हो गए। तो उधर भी अब ऑक्सीजन तुम्हें 24 चाहिए, 24 करने के लिए हम क्या करेंगे? 6 6 12 यहां से हो गए, और 12 कहीं और से आ जाए तो 6 लगा देंगे, 6 दूनी 12 12 और 6 18 6 24, ठीक। वैसे तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके जानी पड़ती है, वरना आप घूमते रहोगे, है ना। प्रैक्टिस यही है जो क्लास में बताया था मैंने आपको, इसकी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है? हाँ, इसे डायरेक्ट ही याद करना होगा, ये तो क्लास में पढ़ाया ही है, जस्ट ऐसे ही करा दिया यार, मन में आ गया तो मैंने मतलब आपको दिखा दिया कैसे हम लोग ट्राई करते हैं। बहरहाल हमें इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमें भैया सीधे याद करना है, इसको तो सीधे ही याद कराया क्लास में। ये देखिए क्लास में कैसे याद कराया वो देख लो,
क्लास में ऐसे याद कराया है। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। देखिए ध्यान से, यहां आपका ग्लूकोज ऐसे ही रहता है, यहां 6 और यहां 6 हो जाता है, बस ये याद करना आपको हमेशा। जहां पर जिस साइड ऑक्सीजन और वाटर है ना, जिस साइड ऑक्सीजन और वाटर है ना, उधर 6 लगाना है, 6 ऑक्सीजन 6 वाटर, इतना याद कर लो बस, अपने आप हो जाएगा फिर तो। फिर देखो 12 हाइड्रोजन और 6 दूनी 12, 12 24, 24 के लिए यहां 12 लगा देते हैं, जो कि पहले लगा था गलती से, कोई बात नहीं, ठीक। और कार्बन हो गए 6, तो यहां 6 लगा के बैलेंस कर लेंगे, ठीक, ऐसे करके ये हमने डिस्कस किया। ओके, अब आ जाइए, तो इसमें हमारा टाइम थोड़ा चला गया, कोई बात नहीं, आपको डायरेक्ट याद करना है इसकी। अब सुनो, अब आज का काम क्या है, इसकी डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी वाली। अच्छा एक चीज और, इस रिएक्शन की डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है। ये क्या आपका फोटोसिंथेसिस वाली है, ये क्या है आपका फोटोसिंथेसिस वाली है, क्या है फोटोसिंथेसिस वाली है, चलो जल्दी से बताओ, देखते हैं आपके मन में क्या आएगा। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? जिनको नहीं पता है ध्यान सुनो, एंडोथर्मिक वो होती जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सुन लो, एंडो वो होती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी ली जाती है, और एक्सो वो होती है जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है। तो जरा जल्दी से बता दीजिए कि ये जो फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, ये जो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन लिखा हुआ है बच्चों, ये एंडो है कि एक्सो है? जल्दी से बताओ, एंडो है कि एक्सो है? एंडो है कि एक्सो है? अरे एंडो है कि एक्सो है? अरे भाई फोटोसिंथेसिस, बच्चे एक्सोथर्मिक कैसे बता रहे हैं इसको? अरे यार तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये सनलाइट है। यस सर, सनलाइट क्या पढ़ाया है क्लास में बताओ? सनलाइट लाइट वाले चैप्टर में क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्या होता है? सनलाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये, ठीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी होती है भैया, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर रहती है, लाइट वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। पर सुन लो, जिन्होंने नहीं सुना अभी सुन लो, ताजा ताजा सुन लो, एग्जाम आने वाला है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए एक बच्चा बिल्कुल सही बता रहा है, भैया सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसमें एनर्जी रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यार। सनलाइट जो आती है उससे तुम्हें एनर्जी तो मिलती है, पौधों को एनर्जी तो मिलती होगी, ठीक है ओके, ठीक। तो ये चीज है। अच्छा एक बच्चा कह रहा है डीकंपोजिशन, गलत बात है, बहुत गलत बात कर दी, बता रहा हूं मैं। अरे डीकंपोजिशन कहां से हो रहा है बताना? डीकंपोजिशन में तो बेटा एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा में ब्रेक होता है, गलत बात कर दी तुमने। रिएक्टेंट साइड में एक कहां दिखाई पड़ रहा है यार? 2 दिखाई पड़ रहे हैं, डीकंपोजिशन कैसे हो गया? डीकंपोजिशन तो तब होता ना जब इधर बेचारा ए नाम का कोई सब्सटेंस बैठा होता रिएक्टेंट साइड में, और ये बी और सी में ब्रेक हो जाता, तब तो डीकंपोजिशन कौन करवा रहा है, समझो जरा। तो ऐसे ही आपको रिवीजन में बातें पता चलती रहेंगी, डीकंपोजिशन ओपोजिशन नहीं है। अब सुनो ध्यान से, इधर यहां पर ये क्या है? सनलाइट है, सनलाइट से एनर्जी मिल रही है, सिस्टम को मिल रही है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल है, ये एंडोथर्मिक है। और सुनो, अगर इसी रिएक्शन को पलट दिया जाता है, अगर इसी रिएक्शन को पलट दिया जाता है, ध्यान से सुन लीजिए, यही बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, पलट दो ट्यों ऐसे करके, पूरा पलट दो, पलट दो, प्रोडक्ट आ जाएगा रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट चला जाएगा प्रोडक्ट में, पूरा छाप दो उठा के, C6H12O6, और फेज लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक, गिव्स क्या मिल जाएगा? 6CO2 और प्लस 12H2O, ठीक। ये लो छाप दो उठा के पूरा, फेज लिखने की जरूरत नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस। ये कौन सी होती है? फोटोसिंथेसिस को पलट देते हैं तो कौन सी रिएक्शन बनती है? रेस्पिरेशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और साथ में हीट भी हीट का मतलब है कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, एटीपी और एडीपी के फॉर्म में, वो सब आपने एनसीईआरटी उसमें पढ़ा होगा बायोलॉजी में, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सुनो, कुछ एनर्जी भी निकलती है ना रेस्पिरेशन में, नहीं पढ़ा है? एनर्जी निकलती है ना, हाँ पढ़े होगे, हाँ हाँ, देखो बच्चे वैल्यू बता रहे हैं, 38 एटीपी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनो, अब जो भी निकलती हो वो आप समझ लो, इधर आओ, तो इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती हो, अरे वो ले रहा था, इसलिए वो एंडो का मतलब लेना, और एक्सो का मतलब देना, एक्सो मतलब बाहर निकाल देगा, तो ये वाला क्या है? एक्सोथर्मिक। और है क्या ये? रेस्पिरेशन। आया? पहले इसको याद करना है, ये फोटोसिंथेसिस है, एंडोथर्मिक होती है, उठा के पलट देना बैलेंसिंग के साथ, एक ही याद करो, दूसरी वाली को पलट दो, पलट दोगे तो रेस्पिरेशन बन जाएगी, और रेस्पिरेशन होती है एक्सोथर्मिक। क्यों सर? क्योंकि यहां एनर्जी निकलती है, कितनी एनर्जी निकलती है वो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप एनर्जी लिख दो, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, बस बायोलॉजी में दिखाया जाता है, यहां हम नहीं दिखाएंगे, यहां वैल्यू नहीं याद करेंगे हम,
केमिस्ट्री में, हम तो बस बता देंगे कि कौन सा है ये, ठीक। तो ये है। अब आपका काम क्या है, इतना आपको रटा होना चाहिए कल की क्लास में आने से पहले, ठीक। इतना आप रट के आओगे। कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से, एग्जाम यहां से हम शुरू करेंगे। इसको हम फटाफट बच्चों फिनिश करने की कोशिश करेंगे और हम चलेंगे लास्ट 10 ईयर पे। और जैसे ही लास्ट 10 ईयर पे चलेंगे, फटाफट जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि हम पूरा पढ़ चुके होंगे एनसीईआरटी से। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। जाइए।